हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियोस की सीरीज चल रही है फॉर सीटेट पेपर सेकंड एसएसटी के लिए। तो इस वीडियो में मैं क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 3 तक मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप मेरी सीटेट ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में कि मानचित्र क्या होता है। ठीक है, मानचित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें ज्योग्राफी को समझना है। ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना मानचित्र के आप ज्योग्राफी को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो मानचित्र होता क्या है। आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा होगा, ग्लोब को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बताया था ना, अक्षांश और देशांतर आपको बताया था। अब आप मुझे बताओ कि पृथ्वी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी पृथ्वी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस बड़ी पृथ्वी को एक छोटे से ग्लोब पर हम इसको निरूपित कर देते हैं। वो कैसे होता है? वो होता है आपके मानचित्र के द्वारा। मानचित्र में क्या करते हैं, हम कुछ पैमाना लेते हैं और बड़ी बड़ी दूरियों को पैमाना लेकर के छोटी दूरियों में बदल देते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा मानचित्र काम आता है। तो हम समझेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा मानचित्र किसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी पर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको देश मिलेंगे, राज्य मिलेंगे, जिला मिलेंगे, शहर गांव, ये सब चीजें मिलती हैं। इसके अलावा आपके और भी भौगोलिक रीजन, जैसे मान लीजिए नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो इन सब चीजों को हम मानचित्र पर निरूपित करके अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के मानचित्र से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब यह है, मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से। अब यहाँ पे एक बात आ गई, पैमाने के माध्यम से। पैमाना का मतलब क्या हुआ, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि पैमाना यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम किस तरीके से पैमाना मानते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। इस बात को समझ गए? अगर आप एक एटलस लोगे तो एटलस में आपका क्या होगा, पहाड़ों का मानचित्र अलग होगा, नदियों का मानचित्र अलग होगा, स्टेट का मानचित्र अलग होगा, ठीक है, जिलों का मानचित्र अलग होगा। तो कई प्रकार से, जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां का मानचित्र अलग होगा, कौन सी फसल कहाँ पर ज्यादा उगाई जाती है उसका मानचित्र अलग होगा, मंदिर कहाँ पर होते हैं, कौन कौन से मंदिर इंडिया में कहाँ पर हैं, उसका मानचित्र अलग होगा। तो कई सारे मानचित्र को हम अगर कंबाइन कर दें तो वो हमारा कहलाता है एटलस। आप समझ गए होंगे एटलस का मतलब क्या होता है। अब देखो, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो मानचित्र के प्रकार देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो भी चीजें भौतिक होंगी उसको हम इस मानचित्र के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, और जितनी भी प्राकृतिक आकृतियां होती हैं वो कैसी होती हैं, भौतिक होती हैं। ये तो आपको पता ही है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, ये सब क्या है, इनको दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। इसके अलावा देखो, राजनीतिक मानचित्र होता है। राजनीतिक मतलब जो राज्य से संबंधित हो, जैसे राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ जाते हैं थीमेटिक मानचित्र, और इससे एक प्रश्न आपका सीटेट ने पूछा भी है। ठीक है, तो ये देखो, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जो क्या करते हैं, आपकी जो सड़क का मानचित्र बताएं, वर्षा कहाँ पे कितनी हो रही है, उसके बारे में, कहाँ पे कितना ताप है, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे सर्दी है, ठीक है, कहाँ ऐसा कौन सा रीजन जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वन के बारे में, उद्योगों के बारे में, ठीक है, फसलों के बारे में बताने वाले जितने ही मानचित्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो मानचित्र के घटक की बात करें तो मानचित्र को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, अगर आपको मानचित्र किसी को बनाना है तो दूरी, दिशा और प्रतीक की जरूरत आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। हम बता ही चुके थे कि दूरी को हम क्या करते हैं, पैमाना मान करके इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि दूरी कैसे मानते कैसे हो, किस तरीके से मैप बनाओगे आप। अब देखो यहाँ पे, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। विद्यालय और आपके घर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब आपको इसको मानचित्र पर इतनी बड़ी दूरी तो आप दर्शा नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 किलोमीटर को मान लोगे। कितना, 1 किलोमीटर को आपने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर को मान लिया आपने 1 सेंटीमीटर, तो आप ये दूरी को दर्शा दोगे 10 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में जब 1 सेंटीमीटर होता है, 10 किलोमीटर में कितना होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। तो 10 सेंटीमीटर तो आप खींच सकते हो अपने पेज पे, अपने पेपर पे खींच सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि आप 10 किलोमीटर दिया रखा है ना आपका डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे 5 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर मान सकते हो। ठीक है, 5 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जब इसको मान लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से भी आप लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जा सकता है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है। ये होता है पैमाना। बड़ी दूरी के लिए हम एक पैमाना मान लेते हैं, और पैमाना भी ऐसा मानते हैं कि वो हमारे लिए उसको चित्र पर जो पेपर होगा, पेपर पर उस दूरी को खींचना और मापना आसान हो, ऐसा पैमाना मानेंगे। ठीक है, एक प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हो। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर और स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। भाई जब बड़ा क्षेत्र होगा तो बड़े क्षेत्र को अगर आप क्या करोगे, मैक्सिमम दूरी को कम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लिया आप ये सपोज कर लो कि 2 स्थान है और 2 स्थानों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 4000 किलोमीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अब आप इसका जो पैमाना मानोगे ना, तो आप ऐसे मानोगे जिससे कि आपको कम से कम दूरी मिले और आप उसको आसानी से पेपर पे बना सको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1000 किलोमीटर को मान लोगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर को मान लोगे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1000 किलोमीटर में, तो 4000 किलोमीटर में हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आप इस तरीके से मान लोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 2000 किलोमीटर को भी 1 सेंटीमीटर ना मान सकते हो। ठीक है, जब 2000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, तो आप देखो 4000 में कितने हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर ले सकते हो दूरियां। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा देखो, तो अब बड़ी बड़ी जब भी दूरियां होंगी तो आप क्या करोगे, उसी के हिसाब से पैमाना मानोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो, जब बड़े वाले क्षेत्रफल के लिए हमने बात कर ली, अगर छोटा क्षेत्रफल हो, ठीक है, छोटा क्षेत्रफल हो तो हम भी तभी हम उसी के हिसाब से मानेंगे, अपने हिसाब से, जो कि पेपर बनाना पॉसिबल हो। तो अब देखो, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो इस छोटे पैमाने इसको क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब आपने बड़ी दूरी को बहुत छोटा पैमाना लिया है, 500 किलोमीटर को आपने 5 सेंटीमीटर पे दर्शा दिया है। तो आपने क्या किया, बड़ी दूरी के लिए बहुत छोटा पैमाना लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से
दर्शाया जाता है। अब देखो, अब आपने गांव का, आप कोई मान लीजिए गांव का या शहर का बना रहे हो, तो गांव और शहर में इतनी बड़ी दूरियां तो होती नहीं है भाई। दो स्थानों के बीच की, जैसे आपके घर और आपके स्कूल के बीच की दूरी ले लो, तो वहां पे दूरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 किलोमीटर होगी इससे ज्यादा, ठीक है। हो सकता है आपकी 10 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर हो, ठीक है। तो ज्यादा इसमें जो मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक हो सकती है, तो किसी दो स्थानों के बीच की दूरी, ठीक है। अगर गांव है तो गांव में तो और भी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, जब छोटी दूरी हमें मिलती है तो हम उसी के हिसाब से पैमाना लेते हैं। तो हमने क्या किया, 500 मीटर की दूरी को, जैसे यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, बड़ा पैमाना लिया है। तो इस प्रकार के मानचित्र को हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, क्योंकि दूरी कम है और पैमाना क्या है, बड़ा हो गया। आपका 5 सेंटीमीटर ले लिया। वहां पे हमने क्या किया था, वहां हम 5000 किलोमीटर को दर्शा रहे थे 5 सेंटीमीटर से, और यहाँ दर्शा रहे हैं 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से। तो भाई पैमाना तो बड़ा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है। तो इतनी आप ध्यान रख लेना कि किस पैमाने का कहाँ पर यूज होता है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र का यूज होता है बड़े बड़े भागों को दर्शाने में, और बड़े पैमाने वाले मानचित्र का यूज होता है छोटे भागों को दर्शाने में, जैसे गांव और शहर के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, सीटेट इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे छोटे पैमाने वाला मानचित्र पहाड़ों को क्या दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र दर्शाएगा पहाड़ों, महाद्वीपों, बड़े बड़े जो क्षेत्रफल वाले देश या कंट्री होते हैं उसको दर्शाएगा। और बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो होगा वो छोटी छोटी दूरियों, जैसे आपके गांव और शहर को अगर दर्शाना हो तो वो छोटे बड़े वाले मानचित्र का यूज करोगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब हम देखो, यहाँ पे आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको। यहाँ पर देखो, आप दिख रहा होगा आपको कि ये देखो, यहाँ पर आपका ये विद्यालय है, ठीक है। विद्यालय के बाद में आप यहाँ पर देखोगे ये है घर, विकास का घर, शीला का घर और करीम का घर। और यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। ये दुकान हो गई, ये कुआं वगैरह है, और ये खेल का मैदान है, और ये आपका फल उद्यान है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से ये गांव का मानचित्र लिया है। गांव में क्या क्या होता है, गांव में देखो घर होते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, पोस्ट ऑफिस भी होता है, एक सामुदायिक केंद्र होता है, पेड़ होते हैं, खेल का मैदान होता है, विद्यालय होता है। ये सब चीजें एक गांव में आपको मिलेगी। तो गांव के मानचित्र को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या लिया, पैमाना क्या लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया है 10 मीटर के बराबर। 10 मीटर के बराबर कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब जैसे मान लो कि आपको ये दे दिया कि आप विकास का घर विद्यालय से, मान लो विकास का घर जो है विद्यालय से अगर आपको दे दिया कि 50 मीटर है, ठीक है। तो आप बताओ इसको कितने सेंटीमीटर से दर्शाओगे, तो आप दर्शाओगे इसको 5 सेंटीमीटर से। क्यों? क्योंकि आपने 10 मीटर माना है 1 सेंटीमीटर के, तो 50 मीटर कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो, दिशा, दूरी की बात कर ली, हम दिशा की बात करेंगे। दिशा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर देखो, अधिकतर मानचित्र में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। देखो यहाँ पे उत्तर लिखा है, ठीक है। नीचे होगा दक्षिण, इधर होगा पूरब, इधर होगा पश्चिम। देखो दिशा जो ली जाती है ना, दिशा पेपर पर ली जाती है इस तरीके से। इधर जो होता है वो ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से यहाँ पे दिशा ली जाती है। इतनी बात समझ गए आप। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें और भी हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी बेसिक दिशा थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये तो हो गई। इसके अलावा अगर पूरब और पश्चिम के बीच में 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दोगे, तो ये दिशा बताएगा, ये बताएगा उत्तर पूर्व। क्या बताएगा, ये उत्तर पूर्व बताएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व बताएगा, ठीक है। या पूर्व उत्तर भी इसको हम कह सकते हैं, कुछ भी आप बोल लो। ऐसे देखो, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो गई, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गई, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब हो गई। तो ये आपके क्या हो गई, दिशाएं हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो एक तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये हो आपकी उत्तर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप उत्तर के बारे में जानते हो, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हो। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु, ये आपके प्रधान दिग्बिंदु हो गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपके कैसे हो गए, प्रधान दिग्बिंदु हो गए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखो,
बीच की दिशाएं कितनी है, उत्तर पूर्व बता ही चुका हूँ, ये वाली उत्तर पूर्व होगी, ठीक है। फिर है आपकी दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गई। फिर आपकी दक्षिण पश्चिम, ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो गई। फिर आपकी है उत्तर पश्चिम, ये आपकी हो गई उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये आपकी दिशाएं हो गई। अब यहाँ पर देखो, इन दिशाओं की मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल की दिशा, खेल के मैदान की दिशा। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा अभी हम देखो पता करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो विकास का घर तो ये रहा, ये है विकास का घर, और सामुदायिक केंद्र किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो ये ऊपर की तरफ दिशा जो होती है वो आपकी होती है नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा में होगा सामुदायिक केंद्र। इसके अलावा देखो खेल का मैदान किस दिशा में होगा, खेल का मैदान विकास के घर से इस तरफ जा रहा है, देखो इस तरफ। तो ये तो आपका होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, तो ये होगा आपका पूर्व उत्तर। किस दिशा में होगा, पूर्व उत्तर दिशा में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। समझ गए होगे आप। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, एक यंत्र होता है दिक सूचक। दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का पता हम लगा सकते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में दिशा में रहती है। यह आपका दिक सूचक यंत्र होता है। यह आपको आपने देखा भी होगा, लैब वगैरह में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रतीक, तीसरा घटक जो होता है प्रतीक। दो की हमने बात कर ली, दूरी की बात कर ली, इसके अलावा हमने किसकी बात करी, दिशा की बात करी। अब हमारा लास्ट घटक है प्रतीक, ठीक है। प्रतीक क्या होता है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। मतलब क्या होगा, जैसे कोई मानचित्र मान लो आपके पास है और उसमें आप भवन को दिखाना, सड़क को दिखाना, पुल वगैरह, वृक्ष हैं, रेल की पटरियां हैं, इनको आप वास्तविक रूप में तो दिखाओगे नहीं, मतलब एक्चुअल रूप में आप इनको दिखा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उनके प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंग चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र आसानी से खींचा जा सकता है, इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चित्रों की सहायता से मानचित्र द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मानचित्र दिए गए हैं। रेलवे लाइन का मानचित्र देखो, बड़ी लाइन होती है, मीटर लाइन होती है और रेलवे स्टेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपकी दिखा रखी है, ये आपकी दिखा रखी है बड़ी लाइन, और ये आपकी मीटर लाइन दिखा रखी है, और ये जो है आपका रेलवे स्टेशन का वो है मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन इस तरीके दर्शाते हैं। ये आपकी मीटर लाइन है, ये आपकी बड़ी लाइन है। सड़कें देखो, पक्की और कच्ची। पक्की सड़कें जो होती है वो इस तरीके दर्शाई जाती हैं, और कच्ची जो है डॉट डॉट करके दर्शाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप थर्ड कौन सा है, देखो थर्ड है आपका सीमा। सीमा कैसे दर्शाई जाएगी, तो सीमा देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो होगी वो इस तरीके दर्शाई जाएगी, इस तरीके से, लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। राज्य जो है आपका थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा डार्क दिख रहा है आपको, डार्क। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पतला कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, राज्य हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप डॉट को हटा दो, बाकी जो बचेगा वो आपका बचेगा जिला का मानचित्र, ठीक है। जिला को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ये जिले को कह रहा हूँ, इसकी सीमा को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। अगला देखो, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। तो नदी देखो, ये हमारी नदी है, ये हमारे कुआं का है, और ये तालाब का है, और ये नहर का है, और ये हमारा पुल है, ठीक है। मंदिर देखो, मंदिर इस तरीके से दर्शाते हैं। गिरजाघर ये होता है। इसके अलावा मस्जिद ये होती है, और आपका छतरी वगैरह ये होती है। पोस्ट ऑफिस, पीओ, पीटीओ मतलब पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन, ठीक है। यह आपका बस्ती इस तरीके दर्शाई जाएगी, कब्रिस्तान जो होगा वो इस तरीके से दर्शाया जाएगा। पेड़ आपके ये हो गए, और घास इस तरीके से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी मानचित्र है हमारे विश्व में, जो भी मानचित्र बनाए जाते हैं, तो उनका हमने क्या किया, जैसे आप पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे कि अमेरिका वाले क्या करते थे, अमेरिका वालों को अगर उन्हें मान लो रेलवे लाइन दर्शानी है, तो वो रेलवे लाइन दर्शाने का अलग तरीका ढूंढते थे, ठीक है।
इंडिया वाले अलग करते थे, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग बनाते थे, ठीक है, पाकिस्तान वाले अलग यूज करते थे, और चाइना वाले अलग यूज करते थे, रशिया वाले अलग यूज करते थे। तो ये सब क्या करते थे, अपने मानचित्रों पर जो भी जैसे रेलवे लाइन हो गई, सड़कें वगैरह, नदी, कुआं, ये सब क्या करते थे, अलग तरीके से दर्शाते थे। तो हुआ क्या, इन लोगों ने सोचा कि जो है इंटरनेशनली हम क्या करें, एक जो प्रतीक की प्रणाली है, उन प्रतीक की प्रणाली को एक्सेप्ट करें, जिससे कि हम एक दूसरे के देशों की मानचित्रों को समझ सके, वहां के भौगोलिक स्थिति क्या है उसको समझ सकें। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक समझौता हुआ था, और समझौते में क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि जितनी भी जो क्या नाम है इसका, जितने भी मंदिर होंगे, जितनी भी नदियां होंगी, जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे, जितने भी पेड़ घास वगैरह होंगे, वो उन सबको हम क्या करेंगे, एक तरीके से दर्शाएंगे, जिससे कि सभी का मानचित्र जो होगा उसको समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई थी, अंतरराष्ट्रीय सहमति हुई थी। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ प्रतीक मतलब आपके जो है सभी इंटरनेशनली हो, चाहे आपका कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्री क्या करेंगे, एक ही प्रतीक को यूज करेंगे, जो कि 4.3 में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये 4.3 है, ये आपके रूढ़ प्रतीक है। रूढ़ प्रतीक का मतलब ये हुआ कि सभी जो कंट्रीज होंगी, सभी कंट्रीज में एक ही तरीके से, इसी तरीके से रेलवे लाइन दर्शाई जाएगी, इसी तरीके से आपकी पक्की सड़कें दर्शाई जाएंगी, और इसी तरीके से आपकी सीमा जो होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शाई जाएगी, इस तरीके से नदी दर्शाई जाएगी। तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये इंटरनेशनल एक्सेप्ट कर ली गई हैं। तो इससे क्या हेल्प हुई हमारी, कि हम किसी भी देश के मानचित्र को समझने में आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब यहाँ पे देखो रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। मतलब यह है कि हमने हाथ से ही बिना पैमाना लिए हुए एक ओवरव्यू दे दिया, हमने ओवरव्यू दे दिया कि आपको पहले आपको पहले ईस्ट में जाना है, फिर आपको नॉर्थ में जाना है, फिर आपको जो है वेस्ट में जाना है, तभी आपको वहां पे एक कुआं मिलेगा, कुएं के पास में ही मेरा घर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक फॉर्मली मानचित्र बना दिया। तो ये मानचित्र जो होंगे, जो आरेखण जो हमने बनाया है किसी भी स्थान के जगह की स्थिति का पता करने के लिए, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उसको रेखा चित्र कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो खाका, अगला वर्ड है खाका। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, अब जैसे मान लो कि बहुत छोटा क्षेत्र है और उसको हम बड़े पैमाने पर खींचना है, तो हम क्या करेंगे, उसका खाका बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। खाका का मतलब यह है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई को आपको मानचित्र दर्शाना है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा सा पैमाना लेकर के हम यहाँ पे कमरे का मानचित्र बना देते हैं। तो इस तरीके का जो मानचित्र बनाते हैं, छोटी चीजों का छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्र बनाना, वो कहलाता है खाका। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को बनाया जाता है, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई, किसी कुएं का बना दिया खाका, या आपसे जो है आपके खेत का खाका बनवा लिया कि आपका खेत किस आकार का है, कितना बड़ा है। तो इस तरीके से आपके घर का खाका बनवा लिया। तो ये सब चीजें क्या होती, खाका कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो वृक्षों के वितरण को दर्शाने के लिए कौन सा मानचित्र है, तो वो है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, तो जलाशयों को। इसके अलावा देखो दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है, दिशा का पता करने के लिए। ठीक है, पैमाना आवश्यक है किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीक के लिए। तो मानचित्र के लिए, रेखा चित्र तो ऐसे या बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर यहाँ पे फिनिश, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेंगे। देखो इस चैप्टर को अगर आप क्रम से पढ़ते हुए जाओगे, तो मैं ये मान के चलता हूँ आपके 60 में से 60 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अभी आपकी
ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी खत्म होने के बाद मैं उठाऊंगा हिस्ट्री, इसी तरीके से अब आगे करवाऊंगा मैं कुछ टॉपिक पॉलिटी के, ठीक है, सिविक्स के कुछ करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि सीटेट की तैयारी आपकी घर बैठे बैठे हो रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।